हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो है मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या आप बिहार लोक सेवा आयोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट प्रश्न का जो है हम लोग आज चर्चा करते हैं। वह युग जब पत्थर के औजार उपयोग किए जाते थे किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस युग में पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था उस युग को हम लोग पाषाण युग के नाम से जानते थे। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है? तो पाषाण भाग को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, पूरा मध्य और नवपाषाण युग में। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग में बांटा गया था। पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का जो था मुख्य साधन क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि पूरा पाषाण युग के जो मानव थे, मनुष्य थे, उनके आजीविका का मुख्य जो साधन था शिकार और फल का संग्रह करना। वे लोग शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे और फलों को संग्रह करते थे कलेक्ट कर और अपने जीविका का जो है मुख्य रूप से साधन में के रूप में उपयोग करते थे। खान पान में वे लोग उपयोग करते थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया था प्रथम आविष्कार क्या था? तो पूरा पाषाण युग में मानव, जिसे हम लोग आदि मानव भी कहते हैं, वे लोग सबसे पहले जो है आग का आविष्कार किया था। तो काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है कि आग का आविष्कार जो है किस युग में हुआ था? तो ये आपका पूरा पाषाण युग में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो था क्या था? बहुत बार ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया जो सबसे महत्वपूर्ण औजार था वो आपका कुल्हाड़ी था, जो काटने में, पेड़ों को काटने में लोग जो थे उसका उपयोग करते थे। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार जो थे किससे बनाते थे? तो पूरा पाषाण के मानव जितने भी औजार बनाते थे सभी वे जो थे कठोर पत्थर के, नुकीले पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो इसमें सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है पशुओं का हुआ है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार इसको जरूर आप देख लें, क्योंकि इससे आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? तो जो नवपाषाण युग माना जाता है वो आपका 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच के समय को जो है नवपाषाण युग के रूप में माना जाता है। प्राचीन भारत के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए, नवपाषाणिक का जो तात्पर्य होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आज जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है बढ़ रहे हैं, तो उस समय भी जो था नवपाषाणिक शब्द का अर्थ था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आपका पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो नवपाषाण युग में जो आपका पहिया और चक्का का भी उपयोग हुआ था। पहिया और चक्का का जब उस समय आविष्कार हुआ तो इससे क्या हुआ कि आवागमन की सुविधा में जो है सहूलियत मिलने लगी और मनुष्य जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगे और जो वजन वाले सामान होते थे उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वे लोग आवागमन करने लगे। नेक्स्ट है, किस युग में पहली बार मातृ पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो मातृ पूजा का स्पष्ट जो प्रमाण आपका मिलता है नवपाषाण युग में ही मिलता है। नवपाषाण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार भी आपका नवपाषाण युग में होता है। यदि आप नवपाषाण युग का डीपली पढ़े होंगे, उसका मैं वीडियो आपको दिया था एनसीईआरटी के बुक से, तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मानव को व्यवस्थित और स्थिर जीवन और अस्थायी निवास का शुरुआत जो है किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग से मानव जो है एक स्थिर जीवन जीने की जो है जीने लगे। उससे पहले मनुष्य की जो था वो घुमक्कड़ टाइप का था, जैसे एक जगह वास किया, वहाँ के अगल बगल के वातावरण के हिसाब उनको भोजन की सुविधा थी तो वहाँ रहे। जैसे उनको भोजन में कठिनाइयों का सामना होने लगा तो वे लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। लेकिन नवपाषाण में जो है व्यवस्थित और स्थिर जीवन जीने का जो है शुरुआत मानव द्वारा कर दिया गया था। मनुष्य ने कपास और ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो नवपाषाण में मनुष्य ने जो था कपास और ऊन और कपड़ा बनाने की कला का जो है
शुरुआत कर दिया था। अब नेक्स्ट है कि तांबे का खोज मानव ने किस युग में किया? तो तांबे का युग जो है मानव ने मध्य पाषाण युग में किया। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों और खेतों की शुरू की? तो सबसे पहले मनुष्य ने जो है गेहूं और जौ की शुरुआत की थी खेती के रूप में। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। देखिए हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा समय आपका ज़्यादा लगेगा, तो हम चाहते हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है बेनिफिट मिले और अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है आप अभ्यास करें। चित्रकारी को प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट जो है प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो जो प्रागैतिहासिक अवशेषों का स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसका प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले जो है मध्य पाषाण युग में आपको बताया था तो तांबा का खोज किया और उसके बाद उसका प्रयोग भी किया। आज भी तांबा का काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो है प्रयोग होता है। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियाँ का पता चला है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ है? तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुंगेरिया जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला का मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ था? तो उसमें जो है पशुओं का चित्रांकन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं ताम्र युग के पतन में किस धातु का योगदान दिया? तो ये जो है कांसा का योगदान काफ़ी था। नेक्स्ट जो है संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु क्या था? तो ताम्र पाषाण काल में सांड की जो होती थी पूजा होती थी। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता और सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? तो उसका जो था 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब और किनके उत्खनन से हुआ? तो हड़प्पा का जो पता 1920-21 ईस्वी माना जाता है और दयाराम साहनी ने और जॉन मार्शल ने खोज किया था, उत्खनन का कार्य किया था। हड़प्पा सभ्यता की पूरा शेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो ये हड़प्पा में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता नगर और कस्बे किस आकार में था? तो ये तो आयताकार था। हड़प्पा सभ्यता जो था आपका आयताकार था। मैं आपको बता दूं कि ये जो था एक शहरी सभ्यता था, इसको नगरीय सभ्यता माना जाता था। अगला जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल कौन था? तो जो था मोहनजोदड़ो वहाँ का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन था? तो आलमगीरपुर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल सुतकोंगडरा जो अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है? तो ये दास्त नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो था नगरीय, जिसको शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो वहाँ जो था नगर योजना था। किस हड़प्पा स्थल में नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका मिला है कालीबंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो लोथल का एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल था जहाँ के मकान घर के जो दरवाजे और जो खिड़की थे वो मेन जो था रोड के किनारे खुलता था। किस हड़प्पा पूरा स्थल का एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला? तो ये मोहनजोदड़ो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पूरा स्थल से प्राप्त हुआ? तो सबसे बड़ा जो था मोहनजोदड़ो में जो था आपका अन्नागार था, सबसे बड़ी इमारत इसको माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं किस हड़प्पा पूरा स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो ये जो है आपका धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता अब तक की ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध और सुव्यवस्थित खूबसूरती नगर माना गया? तो जो धौलावीरा को सबसे जो है खूबसूरत नगर उस समय माना जाता था। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो हड़प्पा वासियों का जो मुख्य पेशा था शिल्पकारी था। किन हड़प्पा पूरा स्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो ये जो है आपका लोथल और चनहुद्रो से जो है आपके मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य जो है मिला है। किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो ये जो आपका लोथल में मिला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हड़प्पा में माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो हड़प्पा में माप तोल की जो थी दशमलव प्रणाली, उस समय दशमलव प्रणाली का जो था यूज किया जाता था। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2 और 16 अनुपात में थी। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की थी। और हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज जो था आपका गेहूं और जौ था।
किन हड़प्पा पुरास्थल में विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? कि आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो उसमें गेहूं और जौ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए थे। उसी आधार पर कहा गया कि सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती किया गया। किन हड़प्पा पुरास्थल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथर और रंगपुर का जब खुदाई हुआ तो वहाँ के पूरा स्थल से धान की खेती का भी जो प्रमाण आपका मिला था। किस हड़प्पा से जौ और तिल सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये जो था बनावली से आपका जौ तिल और सरसों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी सर्वोत्तम है? तो वहाँ की मुहरे। कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांश किनकी है? तो ये जो है नारी की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो वहाँ की प्राप्त जो मुहर थी उस मुहरों से वहाँ की लिपि की जानकारी मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई थी? तो ये जो था आपका 1853 में प्रकाश में आया था। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिंधु लिपि जो है आपका दाईं से बाईं लिखा जाता था और फिर बाईं से स्टार्ट होकर दाईं ओर आता था और फिर दाईं से जाकर बाईं और फिर बाईं से होते हुए, यानी ये जो सर्पिलाकार आकार में लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक होती थी? तो उसे मातृ देवी की उपासना हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। किन हड़प्पा स्थलों से यज्ञ हवन कुंड और अग्निकुंड भी प्राप्त हुई? तो हड़प्पा लोथर और कालीबंगन, यहाँ से जो है हवन कुंड या अग्निकुंड भी प्राप्त हुई। इससे प्रमाण मिलता है कि वे लोग अग्नि की पूजा भी करते थे और हवन कुंड में अपना हवन भी करते थे। चलते हैं नेक्स्ट। किस हड़प्पा कालीन पूरा स्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आधे रूप या पशुपति के रूप को चित्रित किया? तो मोहनजोदड़ो से एक जो था सिक्का मिला था, मुद्रा मिला था, उसमें शिव के आधे रूप और पशुपति को जो था चित्रित किया गया था। हड़प्पा वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था? तो हड़प्पा वासियों को जो सबसे पवित्र वृक्ष था वो का पीपल था। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो जो कुबर वाला जो सार होता था उसको हड़प्पा वासी जो थे सबसे पवित्र पशु मानते थे। किस हड़प्पा स्थल में पुजारी को प्रस्तर पत्थर को मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा में। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मातृ सत्तात्मक समाज था, वहाँ मातृ की जो थी पूजा भी होती थी। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी? तो सबसे पहले जो था रोपर की खुदाई की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो सबसे अधिक जो है गुजरात में मिला है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल जो है आपका धौलावीरा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस हड़प्पा स्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नाखिलस्तान उपनाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करेंगे। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों या उसको मुर्दा का टीला कहा जाता था और सिंध का नाखिलस्तान के उपनाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती थी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी? तो लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा, वहाँ से जो है घोड़ा की हड्डी भी प्राप्त हुई थी। इससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि घोड़ा भी उस समय जो था हड़प्पावासी लोग पालते थे। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को जो है लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया? तो विद्वानों ने वैदिक काल का जो विभाजन है 2 भागों में किया था। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा जो था आपका उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसको क्या कहा जाता है? तो जिस समय में ऋग्वेद की रचना हुई उसको जो है ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं कब से कब तक के काल को ऋग वैदिक काल माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को जो है आपका ऋग वैदिक काल से नाम से जाना जाता है। जिस काल में ऋग वैदिक के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों तथा उपनिषद की रचना है उसे जो है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उत्तर वैदिक काल में जो है
3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद की रचना हुई। अब है कि कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को आपको जो है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। जिस प्रकार आपका 1500 से जो है 1000 के बीच का जो काल है वो आपका ऋग वैदिक काल माना जाता है, उसी प्रकार 1000 से जो है आपका 600 के बीच के काल को जो है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक काल में भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो भारत के निवासी थे उन लोगों को आर्य के नाम से जाना जाता है। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का जो मूल निवास था मध्य एशिया, जिसको बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता था। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर जो था आर्यों के मूल निवास का एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था, जिसे मध्य एशिया का सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता था श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और उच्च वंश उसको माना जाता था। अब बात आती है कि आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा थी आपका संस्कृत था। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो उनको इंडो आर्य कहा जाता था। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो वो पंजाब में आए थे, जिसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से उस समय जाना जाता था। वैदिक समाज में कितने वर्गों में विभाजित था? देखिए, तो वैदिक समाज आपके 4 भागों में विभाजित था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनको जो है विष्णु का जो अवतार के भी, ब्रह्मा विष्णु के अवतार भी माना जाता है। जो उनके वाणी से जो उत्पन्न हुआ उनको जो है ब्राह्मण की संज्ञा दी गई थी, और जो उनके भुजा से जन्म लेते हैं उनको क्षत्रिय, और जो उनके जंघा से लिया जन्म उसको वैश्य, और जो उनके चरण से जन्म लिया उसको शूद्र की संज्ञा दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट। आरंभ में अर्थात ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो जब ऋग वैदिक काल आता है तो उस समय समाज का जो वर्गीकरण था उसके व्यवसाय यानी उसके कार्य के अनुसार किया जाना लगा। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को माना जाता है, तो वहाँ जो है जन्म के आधार पर जो है समाज का वर्गीकरण होने लगा। वैदिक काल में आय का कितना भाग जो है कर यानी टैक्स के रूप में लिया जाता था? तो वैदिक युग में 1/16 यानी 1/16 भाग जो है आपका टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो उस समय वस्तु विनिमय थी, यानी वस्तु का जो है एक्सचेंज होता था, एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु को जो है उसका एक्सचेंज किया जाता था। वैदिक काल में की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा जो था गुरुकुल में गुरु के अंडर रहकर दी जाती थी। ऋग वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो जो जिस समय ऋग वैदिक काल था उस समय आर्य लोग जो थे इंद्र भगवान को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मानते थे। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है उस समय आर्यों की जो है आपका लोकप्रिय देवता जो है प्रजापति हो जाते हैं, और ऋग वैदिक काल में जो है इंद्र भगवान थे। उत्तर वैदिक कालीन सर्वाधिक क्रियाओं का मुख्य कार्य क्या था? जग था। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो जो व्यक्ति ऋण देकर, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसको एक नोट के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ क्या था? तो उस समय अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अशोक भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो वैदिक काल में जो है राजनीति की शक्ति बढ़ाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजनार्थ के लिए किए जाने वाला यज्ञ का क्या नाम था? वाजपेय यज्ञ था। देखिए, शक्ति बढ़ाने हेतु अश्वमेध यज्ञ का निर्माण किया जाता था, और मनोरंजन के लिए वाजपेय यज्ञ का जो था आयोजन किया जाता था। अब नेक्स्ट आता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 6ठी शताब्दी में जो था महाजनपदों की संख्या जो था आपका 16 था। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अगुत्तर निकाय, इसमें जो है ईसा 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपद का जो है उल्लेख किया गया है। मगध का सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? बृहदर्थ। बृहदर्थ था मगध का
सबसे प्राचीन राजवंश के नाम से जाना जाता था। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? यही बृहद्रथ ने किया था। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो जरासंध जो था बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगृह। राजगृह को बिंबिसार ने उस नगर का निर्माण कराया और उसको अपनी राजधानी भी बनाई थी। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो बिंबिसार आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। अब बात आती है कि बिंबिसार के समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जो है जीवक को भेजा था। जीवक जो था बिंबिसार के समय जो था उसका राजवैद्य था, उसके राज्य का जो था डॉक्टर था। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य को जीवक को भेजा था, वह अवंती का शासक कौन था? प्रधोत। अब बात आती है 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो मगध की गद्दी पर जो है अजातशत्रु बैठ जाता है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का जो उपनाम था कुनिक था। अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु भी जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे आपके महावीर स्वामी थे। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? तो 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठने वाला उदयन, जिसको उदयन के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इन्होंने पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली, जिसे वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। उदयन जो था किस धर्म को मानता था, यानी किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जो था जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की स्थापना जो था ऋषभदेव के द्वारा किया गया था। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे आपके महावीर स्वामी थे। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या है जिससे मगध उत्तरी भारत की सबसे अधिक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो अवंती का मगध में विलय। उदयन का पुत्र जो उसका